हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है सितंबर 2023। आज से अगर आप पकड़ोगे तो प्रीलिम के लिए आपको 220 डेज बचे। ठीक है, देखते हैं आज के द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज जुडिशरी से रिगार्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है उन्होंने दिए वाले नाम को। ठीक है, तो देखिए हाई कोर्ट का जब जज के चीफ जस्टिस की जब अपॉइंटमेंट होती है तब उसको प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट जजेस को विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। और जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, गवर्नर उनको अपॉइंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ रिगार्डिंग, मतलब कंसर्न हाई कोर्ट से रिगार्ड कर, मतलब कंसर्न करता है। तो क्या बोल रहे हैं, जुडिशरी इज लूजिंग द टैलेंट एज द गवर्नमेंट सिट्स ऑन द नेम। ठीक है, सीट्स मतलब उसको आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहे उसको। 70 हाई कोर्ट कोलिजियम रिकमेंडेशंस आर पेंडिंग ओवर 10 मंथ्स। ठीक है, जस्टिस कौल ने ये बोला है। ही एडेड दैट द सेंटर कंटिन्यूज टू सेग्रीगेट नेम डिस्पाइट द कोलिजियम फॉरबिडिंग द प्रैक्टिस। तो कोलिजियम ने जो दिए नाम है उसको अपन एक्सेप्ट करना चाहिए सेंटर ने, तो वो नहीं कर रहा है जिसको अपन फॉरबिड किया गया। तो भी सेंटर ही ऐसा कर रहा है, इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, देखिए 25 हाई कोर्ट्स के अंदर अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ, मतलब जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 1114। ठीक है, 1114 अभी। लेकिन वर्किंग कितने जजेस हैं, मतलब अभी वहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी काम कर रही है, 774। ठीक है, और वैकेंसी 340। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है, वर्किंग 32 जजेस है, वैकेंसी 2 है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट डाटा है, मतलब ये आपको किसी कोर्ट, मतलब ये जो डाटा दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नेशनल जुडिशियल ग्रिड का डाटा है। ठीक है, ये आप कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। देखिए हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी कितनी है केसेस की, 60,72,729। ठीक है, और केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट फॉर द मोर देन ईयर, 1 साल हो गया जो पेंडिंग ही चल रहे हैं, 45,22,626। केसेस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट कितने, 80,000। ठीक है, क्या ही जस्टिस मिलेगा इंडिया के अंदर अगर इतनी पेंडेंसी रहेगी तो। ठीक है, तो ये था इतना। सेकंड आर्टिकल चिता से रिगार्डिंग है। ठीक है, देखो चिता रीइंट्रोडक्शन किया है, मतलब आपने यहाँ पे 1952 के बाद इंडिया के अंदर चीता नहीं थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, 1947 के बाद ही दिखने बंद हो गए थे। और तो उसके बाद इंडिया के अंदर चीता नहीं थे, तो इम्पोर्ट किया अपन ने चीता कहाँ से, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ से अपन इंपोर्ट किए। तो ये बैचेस में इंपोर्ट किए। ठीक है, तो जो फर्स्ट बैच आया उसमें कि 6 अडल्ट चीतास फर्स्ट ईयर में ही मर गए। तो ये जो आर्टिकल है, चीताज में बी फाउंड इन फ्रॉम द न्यू कंट्रीज, तो ये आर्टिकल ना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये प्राइवेट में जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने बोला है कि अगले बार जो चीता लाएंगे आप वो नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से मत लाइए। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, ये प्राइवेट एक्सपर्ट्स है, द मेजर फैक्टर द सम एनिमल वनरेबल टू द इन्फेक्शन ड्यू टू देयर टेंडेंसी फ्रॉम अ विंटर कोट ड्यूरिंग द समर एंड मानसून मंथ्स। तो अभी जो वहाँ पे विंटर कोट होगा, लेकिन अभी इंडिया के अंदर आप देखोगे तो समर एंड मानसून मंथ चल रहे हैं, तो उसके इसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ है और उनका डेथ हुआ है, ये बोलना है उनका। ठीक है, देखते हैं और क्या बोला है उन्होंने। बायोलॉजिकल एडेप्शन टू विंटर। ठीक, द कवरिंग इन वेट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ऑफ इंडिया प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल, मतलब हानिकारक, एज इट फैसिलिटेड द फेटल इन्फेक्शन दैट हैव किल्ड एटलीस्ट 2 ऑफ द एनिमल। जो मरे 6, उनमें से 2 तो ऐसे ही मरे, इन्होंने ये बोला। एंड उन्होंने बोला साउथ अफ्रीका नामीबिया ब्रिंग्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, विच आर द कंसर्न दैट द फ्यूचर बैच ऑफ द चीतास फ्रॉम दिस कंट्री वुड बी सिमिलरली वल्नरेबल। अगर आप यही वहीं से ही लोगे चेता तो वो सिमिलरली वल्नरेबल होगे। और एक एक्सपर्ट प्रीवी ने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि अदर देन दैट द होम कंट्री, द प्रोजेक्ट सेड दैट अदर देन द होम कंट्री द फैक्टर्स एज लॉजिस्टिक एज जेंडर वुड बी कंसिडर्ड बिफोर डिसीजन टू बी फाइनल द नेक्स्ट फाइनलाइज द नेक्स्ट बैच ऑफ द चीता टेकन। देखो दिसंबर एंड जनवरी में जो नेक्स्ट बैच ऑफ चीता लोगे उसके लिए आप कौन कौन से फैक्टर देखोगे, उसके लिए आप लॉजिस्टिक, एज और जेंडर, इनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और ये भी देखा जाएगा कि वो वल्नरेबल ना हो। ठीक है, यही था फर्स्ट पेज के आर्टिकल के ऊपर।
फर्स्ट ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद चिता से रिगार्डिंग आर्टिकल था, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, अजित पवार स्टेट्स अब अ मुस्लिम कोटा इशू पुट्स द बीजेपी इन स्पॉट। देखो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ये रेबल लीडर थे और उन्होंने क्लेम किया है कि ये पार्टी मेरी है, शरद पवार जी की ये पार्टी थी। तो उन्होंने बोला है कि मतलब ओरिजिनली मेरी मेरी ये पार्टी बोल के, और दे ज्वाइन द गवर्नमेंट। अभी एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना, जो प्रोक्लेम्ड शिवसेना, जो खुद को शिवसेना बोल रहे, उनकी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया अजित पवार जी ने। और उन्होंने बोला है कि जो मुस्लिम कोटा आप दीजिए, ठीक है। और ये बीजेपी, फडणवीस जी डिप्टी सीएम है, अजित पवार जी भी डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के अंदर, और एकनाथ शिंदे जी सीएम है महाराष्ट्र के अंदर। तो इन्होंने मुस्लिम कोटा की 5% रिजर्वेशन देना चाहिए मुस्लिम को इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये बोला है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसरो से रिगार्डिंग है, आदित्य L1 के लैंडिंग, L1 से रिगार्डिंग है। असेसमेंट ऑफ स्पेस सिचुएशन डन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आदित्य L1, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, इंडिया ने सोलार मिशन भेजा है और वो स्टडी करेगा सोलार के आउटर इन्वायरमेंट की, कोरोना की, आउटर स्पेस की, क्रोमोस्फेयर की, ठीक है। तो ये लैंग्रेज पॉइंट पे भेजा है। लैंग्रेज पॉइंट ये पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन एंड पुल फ्रॉम द अर्थ ये इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो यहाँ पे वो रोटेट करता है हेलोस्फीयर में। हेलोस्फीयर का मतलब होता है सन के ऑर्बिट्स, ठीक है। तो वहाँ पे लैंड होगा आदित्य L1, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द सन। एंड ये जनवरी 2024 तक वहाँ पे रीच हो जाएगा, वो ऑर्बिट में लैंड हो जाएगा, ऑपरेटिंग इन द हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट मतलब सन को ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा। और जो L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है, ठीक है, ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5। तो जो L1 जो पॉइंट है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसरो ने क्या बोला है, हेलो, ये देखिए इसरो, अकॉर्डिंग टू इसरो द हेलो ऑर्बिट आर पीरियोडिक, ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट्स अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट 1 2 3, लैग्रेंज 1 2 3, ये पीरियोडिक है। और यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑर्बिट बन रहा है, involving involve an out of plane motion component related to the preliminary boundaries. Orbit is larger enough to be continuously viewed from the earth। इन्होंने बोला है कि अर्थ से ऑर्बिट बहुत लंबा है, बड़ा है साइज में, तो आप कंटिन्यूसली उसको देख सकते हैं, यही इन्होंने बोला। और क्या बोला है देखते हैं आर्टिकल में। अकॉर्डिंग टू इसरो, ये तो बोल दिया मैंने आपको। देखिए करंटली ना L1 जो पॉइंट है ना, वहाँ पे ना वर्ल्ड के 4, 1 2 3 4 स्पेसक्राफ्ट लैंडेड है, मतलब वहाँ पे वो ऑर्बिट कर रहे हैं अभी। उसमें से 3 दो नासा के, फर्स्ट विंड है, 1994 में नासा ने लॉन्च किया था विंड, याद रखिए। सोहो 1995 में, नेक्स्ट ईयर ही नासा ने L1 में उसको, L1 के लिए उसको लॉन्च किया था। तो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सो। उसके बाद एस, ये भी नासा का 1997 में, देखिए उन्होंने 1994 में ही भेज दिया, अपन ने कब भेजा है, ठीक है। तो ये एडवांस कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर, एडवांस कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर एस है 1997 में, ठीक है। 3 है 1994, 1995, 1997। 1994 में विंड किया था, 1995 में सोहो किया था, 1997 में एस किया था। और स्पेस एक्स 2015 में, स्पेस एक्स जो प्राइवेट कंपनी यूएसए के अंदर की, इलॉन मस्क की, उन्होंने क्या उस कंपनी ने क्या लॉन्च किया है, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी डिस्कवर बोल के उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, ठीक है। और वो भी L1 में ही सिचुएटेड है। द स्पेसक्राफ्ट दिस स्पेसक्राफ्ट एट L1 विल प्रोवाइड द अर्ली वार्निंग ऑन एडवर्स स्पेस वेदर इवेंट्स, बराबर है, एंड हेल्प प्रोटेक्ट द ऑर्बिटिंग स्पेस एसेट्स, जो एसेट्स रिवॉल्व कर रही है उनको हेल्प करेगा। ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये इसरो ने बोला, ठीक है। तो यही था इस आर्टिकल में। उसके बाद एडिटोरियल में एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज का। उन्होंने इम्पैक्ट बताया है कि डिसीजेस पे कैसा होता है। देखिए, IPCC की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है मार्च के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि रिस्क हायर होगा इन्फेक्शियस डिसीजेस का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से
ये होगा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो पीरियोडिकली मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस थे उनको आउटब्रेक अभी पहले के जैसा एक्सपेक्टेड नहीं होगा। पहले एक्सपेक्टेड था बारिश के सीजन में मॉस्किटो का मलेरिया वगैरह बढ़ेगा, लेकिन अभी उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये क्यों होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन? क्योंकि वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर परसेप्टेशन हो गया है, उसके बाद ह्यूमिडिटी में डिस्टर्ब हो गया है, तो उसके उसके हिसाब से डिसीज की साइकिल चेंज हो जाएगी, ये इन्होंने बोला। उन्होंने बोला हीट, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट बढ़ गई है एंड इट इज इम्पैक्टिंग द जीनोमिक चेंज। उसने जीनोमिक चेंज किया है पाइथोजेंस के अंदर, पाइथोजेंस के जो जीनोमिक्स है उसको चेंज किया है हीट ने, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने ये बोला है कि अगर देखिए जो वाइल्ड एनिमल्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे पहले, अभी अभी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट से बाहर आ रहे हैं और ह्यूमन 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 हैबिटेट में वो इंटर हो रहे हैं। तो जो वायरसेस, जो बैक्टीरियाज, जो डिसीजेस थे वो खाली वो एनिमल्स के अंदर रहते थे, उनको वो अफेक्ट नहीं करते थे, लेकिन वही डिसीजेस अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आएंगे वो पैथोजेंस ह्यूमन को अफेक्ट करेंगे। इसको जूनोटिक डिसीज बोलते हैं, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर ऑफ डिसीजेस को। तो ये इन्होंने बोला है कि वाइल्ड से एनिमल बाहर आ रहे हैं, इसकी वजह से ह्यूमंस को वो वायरसेस अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है इन्होंने निफा वायरस। निफा वायरस फ्रूट ईटिंग बैक्ट में होता है, वो उसके अंदर वो होस्ट करता है वायरस को, लेकिन वो उसको अफेक्ट नहीं करता, बस उसके अंदर वो रहता है। लेकिन जैसे अगर वो वायरस ह्यूमन के कांटेक्ट में आ गया तो ह्यूमन को निफा वायरस हो सकता है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला है कि जो नेचुरल रूट थे ट्रांजिशन के वो चेंज हो गए, जैसे कि पहले ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसफर होते थे डिसीजेस, लेकिन अभी एनिमल टू ह्यूमन भी, बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहे डिसीजेस। और उन्होंने ये बोला है कि इन्वायरमेंटल सोर्सेस के भी, जैसे कि एनिमल ह्यूमन, मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी और कंटेमिनेटेड फूड की वजह से भी डिसीजेस ट्रांसमिशन हो रहे हैं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ना इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज का बर्डन बढ़ गया है और उसकी वजह से भी कुछ कुछ डिसीजेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन्वेजिव स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो इसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं होती है, वो दूसरे हैबिटेट में जाके वहाँ के नेचुरल हैबिटेट को हार्म पहुँचाती है और वो फास्टली ग्रो करने की उनकी कैपेसिटी होती है। तो उन्होंने, ये राइटर ने बोला है कि उसकी वजह से डिसीजेस बढ़ रहे हैं और फेटल डिसीजेस हो रहे हैं, जो पहले जो उनका इफेक्टनेस था उससे वो बढ़ गए। ठीक है, अभी ना इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो समर्स अर्ली आ रहे हैं और मानसून कभी भी आ रहे हैं, मतलब फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। फ्लैश फ्लड्स का मतलब होता है अचानक से कम टाइम पीरियड में ज़्यादा बारिश आ रही है। तो इसकी वजह से जो गैंगेटिक प्लेन्स और केरल जैसा एरिया है वहाँ पे भी वाटर स्केर्सिटी आ रही है। कभी गैंगेटिक प्लेन में अभी तक वाटर स्केर्सिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि गैंगेटिक प्लेन एक बहुत रिवर इनरिच एरिया है। ठीक है, फ्लड प्लेन इनरिच एरिया है, तो वहाँ पे अभी वाटर स्कार्सिटी आ रही है और उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस लाइक डेंगू मलेरिया वो भी देखने को मिल गया है। अभी अपने को निफा आउटब्रेक में मिला है, ढाका के अंदर डेंगू एपिडेमिक का आउटब्रेक मिला, कोलकाता के अंदर भी मिला, और निफा का केरल के अंदर अपने को आउटब्रेक मिला। ठीक है, यही राइटर बोल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या सजेशन दिए, उन्होंने बोला कि सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग आप स्ट्रांग रखो। जैसे कि अभी करंटली इंडिया में पास्ट 2 डिकेड में अपन ने आउटब्रेक अच्छे से रिपोर्ट किए गए। इसके लिए अपन एक दो सिस्टम है, उसमें का पहला सिस्टम क्या इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, जिसके अंदर ना 2017 में कुछ स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसके अंदर आप रिपोर्ट करते हो डिसीजेस का। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिसीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड डिसीजेस सर्विलेंस प्रोग्राम। ठीक है, ये फ्यू स्टेट्स में 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ और 2008 में इन्होंने 553 आउटब्रेक को रिपोर्ट किया और 2017 में इन्होंने 1714 को रिपोर्ट किया। ठीक है, और दूसरा एक सिस्टम बनाया गया है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो पहले वाले में ना खाली 13 डिसीजेस का आउटब्रेक मेंशन किया जाता था, अभी इसमें ना 20 एडिशनल डिसीजेस इन्होंने ऐड की गई है। तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है, कौन सा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन राइटर बोल रहे हैं रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होती है इसमें, डिले जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर नहीं हो जाते, मतलब अगर रिपोर्ट ही नहीं होगा तो आउटब्रेक को आप कंट्रोल कैसे करोगे, ये राइटर ने बोला है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि अच्छे से मैकेनिज्म बनाओ आप। ठीक है, और उसके लिए आप क्लाइमेट चेंज को इंड्यूस फैक्टर्स को सब रिगार्डिंग या पूरे उसको मायने रख के उसके एक प्लेटफॉर्म बनाओ। और उन्होंने बोला है कि वन हेल्थ जो अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है, वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ये होता है जिसके अंदर ह्यूमन हेल्थ,
एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर किसी का एक का भी हेल्थ डिस्टर्ब होता है तो दूसरे को वो अफेक्ट करता है। इसको बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वन हेल्थ अप्रोच। तो राइटर ने बोला है कि वन हेल्थ अप्रोच को इंटीग्रेट करके आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाओ, ठीक है। और वो रिकॉग्नाइज करिए किसी भी एक साइकिल के अंदर अगर डिस्ट्रप्शन होता है, किसी भी एक में अगर कोई डिसीज आउटब्रेक होता है तो दूसरे से वो कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। आप इस वन हेल्थ को एनालाइज करके आप अप्रोच को यूज करके आप जूनोटिक डिसीज को कंट्रोल कर सकते हो, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन को भी अपन इस पर चेक रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया मस्ट लॉन्च वन हेल्थ, ठीक है, इन्फेक्शन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये राइटर के सजेशन से इंडिया ने लॉन्च करना चाहिए, ऐसा राइटर ने बोला है। बिल्डिंग अ ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और सेंटर और स्टेट के रिपोर्टिंग में सिनर्जी होनी चाहिए। सेंटर अलग बोल रहा है, स्टेट बोल रहा है हम डाटा नहीं देंगे, ये नहीं होनी चाहिए बातें। और स्पेशल एजेंसी के अंदर भी कनेक्शन कनेक्ट होने चाहिए, मतलब उनमें डाटा एक्सचेंज होना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि डाटा शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क विद द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, यही जो मैंने आपको बोला वही बोला गया। और इन्होंने लास्ट में कंक्लूड करते हुए बोला है कि डिसीजियक्स, डिसीजियक्स क्या होता है? डिसीजियक्स ये डिसीजेस होते हैं जो कि लार्ज स्केल पैंडेमिक कॉज कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पैंडेमिक कॉज कर सकते हैं। जैसे कि आप मलेरिया ले लो, लेकिन अगर उसका इफेक्ट लार्ज स्केल, जैसे कोविड-19 लार्ज स्केल पैंडेमिक कॉज कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको डिसीजियक्स बोलते हैं। तो उन्होंने बोला जी कि इन्फ्लुएंजा, मिसेल्स, जापानीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू, डायरिया, एंड ये जो है ये ना अभी पब्लिक हेल्थ को ही टेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसे अपने, तो ये इतने बड़े आउटब्रेक में आ रहे हैं आजकल, तो वो उसको चेंज करे। क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ मतलब डिजीज की वजह से डेथ नहीं हो रही, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक्सटर्नल वेदर खराब होने की वजह से रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज भी हो रही है, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये राइटर ने बोला, इंपॉर्टेंट था, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, द नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस इन वॉर टोन सूडान, ये याद रखिए, सूडान में वॉर चल रहा है और 5.25 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है, इतना याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। और ये यूक्रेन का, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, देखिए ये यूक्रेन है और ये रशिया है, तो इतना जो एरिया है, ठीक है, इतना जो एरिया है वो, एक सेकंड, इतना जो एरिया है वो रशिया ने ले लिया है। तो इसमें से जो ये क्रीमिया वाला एरिया है, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो 2014 में लिया था, ये याद रखिए। और ये दोन डोनसेक एंड लुनांस्क, ठीक है, लुनांस एंड डोनसेक, ये जो एरिया है वो अभी कैप्चर किया है। और ये बाकी का जो भी दिख रहा है आपको ये एरिया, ये भी कैप्चर किया गया है, ठीक है, रशिया के द्वारा, और उसको रिक्लेम कर रहा है यूक्रेन। देखिए इंडो पैसिफिक रीजन वेब इंटरडिपेंडेंस, आर्मी चीफ ने ये बोला। देखिए आर्मी चीफ यूएसए में विजिट पे गए हैं, आर्मी चीफ के, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी गई है। देखते हैं आर्टिकल में क्या है। इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये खाली कोई कंट्रीज का ये नहीं है, मतलब ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सारे कंट्रीज का इंटरकनेक्शन है सिक्योरिटी से रिगार्डिंग, ये उन्होंने बोला है। और इन्होंने ये बोला है कि चाइना के जो साउथ चाइना सी, जो चाइना क्लेम कर रहा था साउथ चाइना सी में टेरिटरी, उसके अंदर भी इंडिया का भी स्टेक है। यूएसए ने बोला है कि हमारा भी स्टेक है इसके अंदर, ठीक है, यही इतना याद रखें। और इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही है, तो उसके अंदर ही 30 कंट्रीज ने पार्ट लिया और 20 चीफ प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है, आर्मी के। और 14th इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार हो वहाँ पे हुआ है। और 9th सीनियर इनलिस्ट लीडर्स फोरम्स, ये भी हुआ। ये इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस यूएसए में हुई है, ठीक है, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बोला है कि ये सिंगुलर नहीं है, जो थ्रेट आ रही है वो प्लूरल है, मतलब सबके ऊपर ही चाइना की जो एक्सपांशन पॉलिसी है उसके ऊपर थ्रेट है, ये उन्होंने बोला है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बोला है उन्होंने रीजन को, ठीक है। राजनाथ सिंह ने बोला इंडो पैसिफिक रीजन फेसिंग अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड पायरेसी, ये इंपॉर्टेंट है, पायरेसी एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स से इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी वन ऑफ द नेशंस इंट्रिंसिकली लिंक सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेबरिंग। देखो अगर आपका नेबर प्रॉस्परस होगा, सिक्योर होगा, तो ही आपका कंट्री प्रॉस्परस और सिक्योर होगा, ये बोला गया है इसमें। The land power network that all the chiefs at the IPACC are building its security architecture that bind the region together, ठीक है।
आईपीसीसी का मतलब क्या है, इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के अंदर लैंड बेस्ड नेटवर्क, ठीक है देखो इधर लैंड पावर्ड नेटवर्क दैट ऑल द चीफ्स एट आईपीसीसी आर बिल्डिंग इज द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करेगा एंड बाइंड द रीजन टुगेदर करेगा वो। 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19th एडिशन ऑफ द इंडो पैसिफिक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होगी युद्धाभ्यास, ठीक है, युद्धाभ्यास की 19th एक्सरसाइज यूएसए के अंदर अलास्का में होगी। और जो 18th थी वो इंडिया में हुई थी, कहाँ पे होगी, उली, उली उत्तराखंड में, उत्तराखंड में उली में हुई थी नवंबर में पिछले साल। इंपॉर्टेंट इतना ही याद रखिए। तालिबान ने बोला है इंडिया को, आप हमको रिकॉग्नाइज करिए और हमको मॉनेटरी एड दीजिए, लेकिन इंडिया ने बोला हम नहीं देंगे, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ इस्लामिक इमिरेट, अर्जिंग इट्स लीडरशिप टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद जयशंकर जी ने 70th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस किया है, तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें बोली। उन्होंने बोला इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर होनी चाहिए और डाइवर्स इंटरेस्ट को ये किया जाए। इंडिया ने जैसे G20 में प्रेसिडेंसी ये की, तो उसमें फ्यू नेशंस का एजेंडा नहीं चलने दिया हमने, डाइवर्स नेशंस कंट्रीज वर्ल्ड के इशू हमने रेज किए। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड रूल बेस होना चाहिए और यूएस चार्टर के ऊपर उन्होंने बात की। A fair and equitable democratic order ensure surely emerge one will put all of minds। उन्होंने ये बोला इक्विटेबल एंड शेयर होना चाहिए। और क्या बोला है, वैक्सीन अपार्थित के बारे में बात की है। वैक्सीन अपार्थित की मतलब ये होता है, देखिए लाइन टू लाइन पढ़ने में कुछ मतलब नहीं, इसलिए मैं आपको कीवर्ड्स कीवर्ड्स बता रहा हूँ। लाइन टू लाइन पढ़ के आपको भी वो स्पीच लिखनी तो नहीं है, बस उनके कीवर्ड्स क्या है, वो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो याद रखिए आप, उसमें पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं। देखिए वैक्सीन अपार्थित का मतलब ये होता है कि जब कोविड था तो उसके अंदर जो वेल्दी कंट्रीज थे, जिनके पास पैसा था, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, उन्होंने तो वैक्सीन पूरा उन्ने लोगों को दी, लेकिन जो गरीब लोग थे जैसे उनको ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ बोलते हैं, जो रीजन्स अभी अनडेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड है, तो उनके यहाँ पे वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं हुआ। तो वही उन्होंने बोला है कि वैक्सीन अपार्थाइड दिखना क्या, ये नहीं होना चाहिए वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि नो नॉर मस्ट वी काउंट continuance that the political convenience determines the responses to the terrorism, extremism and violence। तो इन्होंने बोला है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस को वी शुड नॉट सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना और कनाडा को भी बोला है ऐसे, कनाडा का इसलिए मतलब ये इनडायरेक्ट बोला है, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का भी, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने बोला है कि इसको भी आपने रिजॉल्व करना चाहिए डायलॉग से। एंड सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की G20 के अंदर इंडिया ने जब प्रेसिडेंसी ली उसके ऊपर। और उन्होंने बोला है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ही पॉइंट आउट टू बी अ डीप डिवाइड बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। जो अभी मैंने बताया, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है एकदम रिच कंट्री, और ग्लोबल साउथ का मतलब होता है पुअर कंट्रीज, वही उन्होंने बोला है। एंड उन्होंने ये बोला है कि पोलराइजेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही इन्होंने बोला है। उन्होंने वहाँ पे अमृतकाल का जिक्र किया है, जैसे कि बीजेपी बोलती है पॉलिटिकल हो जाएगा कि अमृतकाल जो 25 ईयर्स है, नेक्स्ट 25 ईयर्स जिसके अंदर इंडिया को 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसको अमृतकाल बोला गया है, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला है कि इंडिया के अमृतकाल में जो राइज होगा वो राइज बाकी कंट्री को हेल्पफुल होगा। जैसे कि उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया aspiration to be a leading power, not a self aggrandizement, but to take a greater responsibility, ठीक है। देखिए ये ना इन्होंने टॉन्ट मारा है, इन्होंने बोला है कि जैसे कि चाइना ने बोला था कि हमारा राइस पीसफुल राइस होगा, ठीक है, तो वैसे उन्होंने बोला है कि लेकिन हमारा राइस वैसे, लेकिन उन्होंने पीसफुल राइज नहीं किया। जैसे उनका राइज हो गया, उनकी जेबें भर गई, इकोनॉमी को उनकी प्रॉस्पेरिटी आई, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालना चालू किया, मिलिट्री एक्सपेंशन चालू किया उन्होंने, चाइना ने, ठीक है। और लेकिन इंडिया का ऐसे नहीं होगा, उन्होंने बोला है, ठीक है, वी हैविंग अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उन्होंने बोला है। और उन्होंने जिक्र किया है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करें। The goal we have set for ourselves will make us a different from who will those who rise preceding our, ठीक है, मतलब preceding मतलब आपने से हमसे पहले जो राइज हुए, जैसे कि चाइना, चाइना का जिक्र किया गया है,
और उन्होंने यूएस को भी पकड़ा है यहाँ पे, तो उससे हमारा अच्छा राइज होगा। तो हमारा गोल डिफरेंट है उनसे, ठीक है, ये उन्होंने बोला। बाकी कुछ नहीं इस आर्टिकल में। हाँ, एक डब्ल्यू से रिकमेंडेशन किया है साल्ट का, इसे रिगार्डिंग है। देखो डब्ल्यू ने रिकमेंड किया है कि पर डे आप 5 ग्राम, ठीक है, डेली 5 ग्राम से ऊपर साल्ट नहीं खाना चाहिए आपने। लेकिन इंडिया के अंदर 8.5 ग्राम डेली साल्ट खाया, मतलब खाया जाता है। तो ये रिपोर्ट किसने दी गई? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये रिपोर्ट दी गई है, और उन्होंने सैंपल्स के हिसाब से ये बोला है। और उसकी वजह से उन्होंने बोला है कि ओवरवेट और देखो रूरल हायर जो salt intake है वो significantly higher among the males, higher and those in the rural areas and overweight and obese respondents। तो इनमें ये higher है salt intake। we need to cut down on the eating प्रोसेस फूड कम खाना चाहिए, एंड दोज कुक आउटसाइड द होम उसको भी कम खाना चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। और इस रिपोर्ट में यही बोला है कि हायर, देखिए, हायर एम्प्लॉयड पीपल 8.6 ग्राम खाते हो, जो साल्ट इनटेक है इस हायर इन किसके अंदर ज़्यादा खाते हो? एम्प्लॉयड पीपल ज़्यादा खाते, एंड द टोबैको यूजर्स 8.3 ग्राम वो खाते, एंड दोज विद द हाई ब्लड प्रेशर्स 8.5 ग्राम वो खाते, ठीक है, ये 3 लोग ज़्यादा खाते हैं इंडिया के अंदर, ये उन्होंने बोला। एंड इन्होंने ये भी बोला है अगर आप इंटेक कम करोगे तो आपके पैसे बचेंगे, सीधी सी बात है। एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा 25% लोगों का, और एडवोकेट द 30% रिडक्शन इन द मीन पॉपुलेशन साल्ट इंटेक बाय 2023। तो इन्होंने बोला है 30% रिडक्शन भी करो आप। उसके बाद साल्ट इंटेक अगर बढ़ेगा, नमक ज़्यादा खाओगे आप, तो उससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज भी होती है। और उन्होंने बोला है कि एस्टिमेटेड दैट 28.1% ऑफ टोटल डेथ्स इन इंडिया कॉज बाय द कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से 28% डेथ होती है। और 2016 के अंदर 1.63 मिलियन, यहाँ पे देखिए 1.63 मिलियन डेथ एट्रीब्यूटेड टू द हाइपरटेंशन की वजह से 2016 में हुई थी। लेकिन 2019 में खाली 0.78 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी हाइपरटेंशन की वजह से। डाटा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन मीन जो यहाँ पे लिया गया है, कैलकुलेट किया गया है, तो उसका डेफिनेशन उन्होंने बताया कैसे किया है। पॉपुलेशन मीन वाज कैलकुलेटेड यूजिंग द sampling weights. Thus, the study finds could be generalized at population level and used to plan and implement the dietary salt कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस उन्होंने ये बोला है कि पॉपुलेशन मीन निकालने वक्त उन्होंने वेट का मीन लिया है, मतलब उसका सम करके उसको डिवाइड किया गया द नंबर ऑफ द सैंपल्स, ठीक है, यही उन्होंने बोला है। एंड द स्टडी कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी कैन नॉट बी कैप्चर डाटा ऑन द एक्चुअल डायटरी सोर्सेस ऑफ सॉल्ट इन द फूड आइटम्स एंड कंडिमेंट्स फॉर एनी कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है, जो मसाले में जो साल्ट यूज़ किया गया है उसका उन्होंने काउंट नहीं किया है इसके अंदर, और जो फूड आइटम के अंदर जो साल्ट डालते हैं उसको भी उन्होंने नॉट कैप्चर किया गया, एक्चुअल डाइटरी में जितना डालते हैं वो नहीं कैप्चर किया, ओवरऑल जो सॉल्ट इंटेक है वो उन्होंने लिया है कि दिन भर में कितना खाते हो। और एक यहाँ पे इसरो के चीफ ने बोला है कि 95% ऑफ कंपोनेंट यूज इन इसरो रॉकेट्स आर इंडिजिनस, इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिए, ठीक है। उसके बाद नेपाल की पीएम प्रचंडा, नेपाल की पीएम का नाम है प्रचंडा, वो चाइना की विजिट पे, और उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी इनिशिएटिव को वी कांट ज्वाइन विद चाइना, इतना ही याद रखिए। चाइना के ना 3 इनिशिएटिव है, जीडीआई, जीएसआई एंड जीसीआई। जीडीआई का मतलब ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। तो चाइना ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अपना, सॉरी, नेपाल ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का पार्ट होने को उन्होंने ना बोला है, ठीक है, ये याद रखिए। और चाइना ना नेपाल के बेल्ट एंड रोड, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है 2017 में नेपाल उसका पार्ट बना था, और उसके अंदर भी काम चल रहा है अभी, ठीक है, इतना ही याद रखिए। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जीडीआई, जीएस है, सीसी है, ये चाइना के फॉरेन पॉलिसी के मतलब ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर प्रपोज किए जाते हैं इनिशिएटिव्स है, ये याद रखिए। और नेपाल ने रिजेक्ट किया है जीएसआई ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही था इस आर्टिकल में, आज के पेपर में। थैंक यू। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।